गुड मॉर्निंग गाइस। हम डीडी ऑफ रेड आइज पढ़ रहे थे। तो कल हमने जो है ना एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा को जिक्र किया, जो कि स्टेज 3 ऑफ नैरो आर क्लोज एंगल ग्लोकोमा है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोस ऑफ रेड आइज था वो एंटीरियर यूवियाइटिस, या जिसको हमने दूसरा नाम दिया था एक्यूट एरिडोसिस्टाइटिस। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ एंटीरियर यूवियल ट्रैक। यूवियाइटिस मीन यूवियल ट्रैक। एंटीरियर यूवियल ट्रैक के अंदर हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें होती हैं, एक आयरिस और एक सिलरी बॉडी। अब हम इन दोनों स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, इनकी हिस्टोलॉजिकली। आयरिस कलर सर्कुलर डायफ्रामेटिक विद सेंट्रल अपर्चर, और पीपल हमने कहा था कि पीपल कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ आयरिस। ये तकरीबन 4 mm इसका डायमीटर होता है। फिर इसके बाद हम इसके पॉट देखेंगे डीपली। जब इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे तो एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इसके बाद स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास मसल आ जाते हैं, मसल ऑफ आयरस में दो तरह के मसल होते हैं, एक स्फिंक्टर पिपिलाए जिनका क्या काम होता है, कंस्ट्रिक्ट द पीपल। फिर दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, प्यूपिलरी डायलेटर, जो पीपल को डायलेट कर रहे होते हैं। स्फिंक्टर पिपिलाए या कंस्ट्रिक्टर पिपिलाए, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जिनका क्या काम होता है, मियोसिस काज करना, कंस्ट्रिक्ट करना पीपल को, मियोसिस उसको हम नाम देते हैं। अगर इसके अंदर कोई इशू हो जाए तो मिड्रियोसिस हो सकती है, डायलेटेशन ऑफ पीपल्स। पहली कौन सी है, एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद स्ट्रोमा आ जाता है। फिर आ जाती है हमारे पास एपिथेलियल लेयर। अंदर जो थी वो कौन सी है, एंडोथेलियल आउटर मोस्ट, और बाहर जो है वो हमारे इसको क्या नाम है, एपिथेलियल को फिर हम दो में डिवाइड करते हैं, एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर वाली जो है वो कलर्ड एंड पोस्टीरियर वाली पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर्स होती है। ये हमारे पास हो गई आयरस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिलरी बॉडी ट्रायंगुलर इन शेप होती है। उसके एक एपेक्स और बेस होते हैं। एपेक्स जो है हमारे एंटीरियर साइड पे उसका बेस, और पोस्टीरियर साइड पे उसकी एपेक्स होती है, जो कि आयरस के साथ अटैच हो रही होती है। आयरस अटैच मिडल ऑफ बेस, जो यानी जो एरिया आयरस के साथ अटैच हो रहा होगा उसको बेस का नाम देंगे, और जो दूसरी तरफ हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे होगा उसको हम क्या नाम देंगे, एपेक्स, जो पीछे हमारे कोराइड आ रहा होता है और उसके साथ अटैच हो रही होती है। फिर हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर 1/3 उसको हम नाम देते हैं पार्स प्लीकेटा, पोस्टीरियर 2/3 को हम नाम देते हैं पार्स प्लाना। पार्स प्लीकेटा का क्या नाम है, पार्स प्लाना का क्या काम है। पार्स प्लीकेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वस ह्यूमर प्रोडक्शंस। हमने बोला था ना कि इक्वस ह्यूमर जो है उसकी प्रोडक्शन सिलरी बॉडी से हो रही है। अब सिलरी बॉडी के फिर कौन सा पार्ट है, पार्स प्लीकेटा। पार्स प्लाना का क्या काम है, लिगामेंट ऑफ जोनूल, ये अटैच हो रहे होते हैं इसके साथ, क्योंकि लेंस अटैच हो रहा होता है ना सिलरी बॉडी के साथ, विद द हेल्प ऑफ जोनूल ऑफ जेन या जोनुलर फाइबर्स। तो इसके थ्रू हमारे पास वो फाइबर अटैच हो रहे होते हैं, और इसका काम क्या है, कंट्रोल द कन्वेक्सिटी ऑफ लेंस। हमारे नियर विजन, जब भी हम किसी भी अकोमोडेशन को रिफ्लेक्स देखते हैं तो उस टाइम ये हमारी कन्वेक्सिटी ऑफ लेंस को कंट्रोल कर रही होती है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, अकोमोडेशन फॉर नियर विजन्स। अब सिलरी बॉडी, इसकी भी कुछ पार्ट हैं, सुप्रा सिलरी, लेमिना, फिर स्ट्रोमा। उसके स्ट्रोमा के अंदर भी मसल थे, इसके स्ट्रोमा के अंदर भी मसल्स हैं, सिलरी मसल्स। पिगमेंटेड एपिथेलियम, नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम, और सबसे बाहर वाली क्या आ जाती है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या है, सुप्रा सिलरी लेमिना, फिर स्ट्रोमा, पिगमेंटेड एपिथेलियम, नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये हमारे पास आयरस और सिलरी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। इसकी हम हिस्टोलॉजिकल यानी जो शेप है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है यूवियाइटिस, उसकी इटियोलॉजी क्या है। यूवियाइटिस मीन यूवियल ट्रैक मीन हमारे पास, इसको हमने दूसरा नाम दिया था वास्कुलर लेयर। तो वास्कुलर लेयर, तो वहाँ हमारे पास सबसे मेन वजह हो सकती है कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, जो हमारी वसल के ऊपर वसल की ऑटो इम्यून डिजीज़। इसके अलावा हमारे पास सीरो नेगेटिव एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कोई हमारे पास यानी इसके साथ
कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ चल रही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है, क्रोनिक डिजीज़ हो रही है, बैकेट सिंड्रोम हो रही है, ये सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे पास आ रही होती हैं। और यही हमारे आके क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ की जब भी हिस्ट्री होगी उससे पहले कोई ना कोई उस ऑटो इम्यून डिजीज़ उसकी यानी चल रही होगी, तभी वो आगे कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ काज करती है। यूवीआइटिस से पहले कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ साथ हो रही होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा होगा, क्रोनिक डिजीज़ हो रही होगी, इस तरह ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है। लेस कॉमन के अंदर हमारे पास इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के अंदर टीबी, सिफिलिस, लेप्रोसी, टॉक्सोप्लाज्मा, गोनोरिया के अंदर सबसे मेन काम है गोनोकोकस कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। अब हम क्लिनिकल फीचर में हम जब भी कोई एक पेशेंट हमारे पास आएगा, यंग मेल विद बैक पेन, अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यानी सपोज एक पेशेंट है उसको अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, यंग मेल है और बैक पेन के साथ है और साथ ही रेड आइज़ हो, तो हम सिंपल क्या कहेंगे, एंटीरियर यूवीआइटिस हो गया इसको। या फिर एक मेल विद क्रोनिक ब्लडी डायरिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस की हिस्ट्री है उसकी पहले और साथ रेड आइज़ है, तो उसको एंटीरियर यूवीआइटिस हो गया। हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ कोई हो सकती है, क्रोन डिजीज़ हो सकती है, कोई और मसला हो सकता है। सडन ऑनसेट यूनिलैटरल रेड आइज, लॉस ऑफ विजन, पेनफुल, इंक्रीज विजुअल एक्यूटी, फोटोफोबिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लैक्रिमेशन हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग, ये सारे अगर वो मजीद साथ उसकी क्लिनिकल फीचर, एडिशनल क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं। कोई भी डिजीज़ है उसको हमने पिक करना है तो एग्जामिनेशन चेक करना है। जब हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे तो लैशेस नॉर्मल नज़र आएंगी, आईलिड्स हमें सोलन या एडिमेटस नज़र आएंगे, कंजक्टाइवा कंजस्टेड वेसल्स नज़र आएंगी, कॉर्निया हमारे हैज़ी नज़र आएगा, प्यूपिल जो है एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा के अंदर हमारे पास प्यूपिल क्या था, डायलेटेड प्यूपिल विद रेड आइज था। यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रिक्टिव प्यूपिल या स्मॉल प्यूपिल विद रेड आइज। रेड आइज विद कंस्ट्रिक्टिव प्यूपिल इज a hallmark of anterior uveitis। फिर इसके बाद हम एंटीरियर चैम्बर की तरफ देखेंगे। एंटीरियर चैम्बर के एग्जामिनेशन करने के लिए हमने स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन देखेंगे। जब हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन देखेंगे तो वहाँ हमारे पास जो सिलरी बॉडी उसके जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स हैं वो सारा कुछ जो है ना वो वहाँ एंटीरियर चैम्बर में जा रहे होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे पस इन एंटीरियर चैम्बर होगी। सिलरी बॉडी, आयरस, उसके सारे जितने भी इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट होंगे ना, पस वगैरह, तो वो एंटीरियर चैम्बर में जा रहे होंगे। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, हाइपोपायोन, पस इन एंटीरियर चैम्बर। अगर ब्लड हो तो उसका हम नाम देते हैं हाइपोईमिया, ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर। अगर पस हो तो हाइपोपायोन का नाम देते हैं। फिर एंटीरियर चैम्बर के बाद हमारे पास लेंस आ जाते हैं। लेंस के अंदर भी सेम सिचुएशन है कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट जो हैं वो सारे लेंस के ऊपर आ रहे होते हैं। इस अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, पेन इंक्रीज, सिलरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट, लेंस उसको हम नाम देते हैं टेलबट साइन। अपॉन अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, पेन इंक्रीज, हम पेशेंट को कहेंगे कि इस चीज़ को देखो। सपोज एक बॉल पॉइंट है, हम कहेंगे कि इस बॉल पॉइंट को देखो। जब वो उसको देखेगा, अकोमोडेट करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको पेन इंक्रीज होगा उसका। रेटिनोस्कोपी जब हम करेंगे, रेटिना देखेंगे तो हमें बिल्कुल नॉर्मल नज़र आएगा। एंटीरियर यूवेइटिस को ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। नंबर 1, सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। क्यों? इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट जाके हमारे जो क्या कहते हैं, नैरोइंग ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, उसको एंटीरियर चैम्बर को नैरो कर देंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। सिस्टाइटिस मेम्ब्रेन, सिक्लिटिक मेम्ब्रेन या सेकेंडरी कैटरैक्ट। सेकेंडरी कैटरैक्ट क्या, हमारा जो लेंस है उसके ऊपर ऑसिफिकेशन हो सकती है, किसकी, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट की, जो जाके लेंस के ऊपर जाके जमा हो जाएंगे, जिसके हम कहेंगे सेकेंडरी कैटरैक्ट। केराटाइटिस प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कॉर्निया के साथ एक्सुडेटरी इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, वहाँ केराटोपैथी हो सकती है। फिर आ सकता है हमारे पास फिटिसिस बल्बी, एट्रोफी ऑफ आई बॉल, ये सारा कुछ हो सकता है। अब इसकी हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है। ट्रीटमेंट हमें पता है कि ये मोस्टली जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ कनेक्टेड है, तो हमने कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रही है तो उसको हमने ट्रीट और इन्वेस्टिगेट करना है। प्रिंसिपल क्या है कि हम हॉट
फाउंडेशन करनी है, आइस को यानी हार्ट में हीट मसाज करनी है। नंबर 1 आइस को रश कराना है। पिपली डायलेटर होने चाहिए जो पिपल डायलेट करें, जिस तरह हमारे पास मीडिएटिक एजेंट्स हैं, एट्रोपिन वगैरह, साइक्लो पेंटा पेंटोलेट हो गया ड्रॉप्स, हेल्सिन ड्रॉप्स, ये सारे जो है ना ये मीडिएटिक एजेंट है। मीडिएट का टर्म यूज़ होती है जब हम पीपल को डायलेट करते हैं। म्यूसिस जो है ना हमेशा कंस्ट्रिक्ट करती है, म्यूसिस एंड ऑफ कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, और मीडिएसिस डायलेशन ऑफ पीपल। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारे पास स्टीराइड है। क्योंकि इसकी मेन जो इटियोलॉजी है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो सकती है, ऑटो स्टीराइड। टॉपिकल स्टीराइड होते हैं, लोकल स्टीराइड हो सकते हैं, या अगर ज़्यादा डिजीज़ सिस्टेमिक यानी सिस्टेमिक स्टीराइड रेयरली नीडेड, बहुत कम यूज़ सकते हैं। अगर यानी सपोज ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए तो हम उसको सिस्टेमिक स्टीराइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्टीराइड यूज़ होते हैं वो लोकल स्टीराइड, टॉपिकल स्टीराइड यूज़ होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। जो डिजीज़ है उसको इटियोलॉजी को कम करेंगे और ख़ुद ब खुद ये एंटीरियर यूवेटिस हमारा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।